भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। ए चुप कर, वरना हम ब्रिटिशर्स तुम सबको मार देंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। आक्रमण, मार दो सबको। हम झुकेंगे नहीं दोस्तों। गांधी मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। भाई आज मैंने पढ़ा कि यूरोप में राजाओं को हटा करके अपना सरकार बनाया गया भाई। वहाँ के लोग अपने देश से प्यार करने लगे। भारत अभी भी गुलाम है इंग्लैंड के लोगों का, यानी अंग्रेज का। हमें जल्द ही आजाद होना होगा। हमें भी अपना भारत से प्यार है, हम भी देशभक्त हैं। बहुत हो गया। भारत माता की जय, भारत माता की जय। भाई यूरोप के जैसा हमें भी अपना देश से प्यार करना होगा। भारत के सभी लोगों को भारत से प्यार करना होगा। हाँ, हमें भारतवासी के दिल में अपने देश के प्रति प्यार जगाना होगा और ये ब्रिटिश को हमारे देश से भगाना होगा, क्योंकि किसान, सेठ, बिजनेसमैन सब कोई परेशान हो गए हैं इनसे। हाँ भाई, हम क्लास 9 में पढ़े थे कि ईयर 1914 से ईयर 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था। हाँ भाई याद है मुझे, लेकिन अभी क्यों बता रहे हैं आप? चलो फ्लैशबैक में जाकर ना देखते हैं। ईयर है 1914 से 1918, यानी वर्ल्ड वार 1 चल रहा है। सर वार में बहुत पैसा खर्च हो गया। अब हमारे पास पैसा नहीं है जिनसे हम वेपन खरीद सके। अरे चिंता क्यों करते हो, हम इंडिया को गुलाम बना कर रखे हैं ना। हाँ सर, इंडिया हमारी गुलाम है। तो इंडियंस को बोल दो कि उनकी टैक्स बढ़ा दी गई है। हम उनसे ज्यादा टैक्स लेंगे और वर्ल्ड वार लड़ेंगे। हाँ सर सही है, टैक्स बढ़ा देते हैं। ओ माय गॉड, इंडिया वर्ल्ड वार 1 लड़ा भी नहीं, फिर भी इन ब्रिटिशर्स के वजह से हमें कितनी दिक्कत हुई। देख लिए ना फर्स्ट वर्ल्ड वार का इफेक्ट। भाई टैक्स बढ़ने के कारण इंडिया में सभी चीजों का दाम डबल हो गया था। मतलब यह कद्दू 20 रुपए केजी मिल रही थी, लेकिन टैक्स बढ़ने के बाद इसकी कीमत 40 रुपीज हो गई है। हाँ, टैक्स बढ़ने के कारण सभी चीजों का दाम बहुत ज्यादा बढ़ गया था। चलो फिर से फ्लैशबैक में जाते हैं हम। हे भगवान, ये ब्रिटिशर्स हमें गुलाम बनाकर हमसे सारा रॉ मटेरियल छीन रहे हैं और अपने देश ले जाते हैं, और ऊपर से हम पर टैक्स भी बढ़ा दिए हैं, जिसके कारण सभी चीजों का दाम भी बहुत बढ़ गया है। हमें एक होना होगा, यानी यूनाइट होना होगा, तभी हम यह अंग्रेज को अपने देश से भगा पाएंगे। हाँ, हमें एक होना होगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय। हाँ भाई समझ गया मैं। टैक्स बढ़ जाने के कारण सभी इंडियन एक हो गए थे। उनके अंदर देशभक्ति जग गई थी, नेशनलिज्म वाली फीलिंग आ गई थी। हाँ सही है, देशभक्ति आना ही चाहिए। चलो फिर फ्लैशबैक में। सर हम टैक्स तो बढ़ा दिए, लेकिन सर हमारे पास सोल्जर खत्म हो रहे हैं। हम वर्ल्ड वार 1 कैसे लड़ेंगे? सोल्जर्स खत्म हो रहे हैं, क्या करें? हाँ, इंडियंस को उठा करके ले जाओ, उन्हें जबरदस्ती सोल्जर बनाओ। सर इंडियंस इतनी आसानी से नहीं जाएंगे। अरे जाओ, जबरदस्ती फोर्सफुली उन्हें ले जाओ और उन्हें लड़ने के लिए कहो। देखो, ये भारत के लोग के जबरदस्ती उठा करके आर्मी में डालने लगे हैं। बहुत खराब बात है। अब मन कर रहा है कि मैं अकेला इन अंग्रेजों को देश से भगा दूं। फर्स्ट वर्ल्ड वार में ही क्रॉप फेल्यूर हुई, मतलब फूड्स की कमी हो गई भारत में, और एक डिजीज भी आ गई थी, जिसके कारण 12 से 13 मिलियन पीपल, यानी 1.2 करोड़ से ज्यादा लोग मर गए थे। क्या? हे भगवान, बहुत हो गया। अब कुछ करना होगा भाई। साल था 1915। क्या हुआ था 1915 में भाई? यह सब डिस्ट्रक्शन को रोकने और भारतवासी को बचाने बहुत सारे लोग आए, जैसे सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, मंगल पांडे और महात्मा गांधी भी। भारत को आजादी दिलाने में सभी ने बहुत मेहनत की है, लेकिन इस चैप्टर में ज्यादा फोकस महात्मा गांधी पर किया गया है। कोई बात नहीं, बाद में आप लोग पढ़ लीजिएगा सभी फ्रीडम फाइटर्स को। हाँ, क्या करें? तो देखो, महात्मा गांधी जनवरी 1915 में साउथ अफ्रीका से भारत आए अपना वकील का पढ़ाई पूरा करके।
मतलब वकील बनकर आए थे साउथ अफ्रीका से। ज्यादा जानकारी के लिए आप यह वीडियो देख सकते हैं। तो महात्मा गांधी जैसे भारत आए तो देखे कि अंग्रेज बहुत तकलीफ पहुंचा रहे हैं भारत के लोगों को। अरे देखो सब लोग, महात्मा गांधी जी आ रहे हैं। गांधी जी, हम सब की हालत बहुत खराब है। अंग्रेज हमारे टैक्स को बहुत बढ़ा दिए हैं, जिसके कारण महंगाई 2 गुना हो गई है। अब हम क्या करें? चलो एक आंदोलन को स्टार्ट करते हैं जिसका नाम सत्याग्रह होगा। सत्याग्रह, सत्याग्रह, सत्याग्रह। अगर आप सत्य के रास्ते पर खड़े हैं और आप अन्याय का विरोध कर रहे हैं तो जरूर कीजिए, लेकिन जो अन्याय कर रहा है उससे लड़ने के लिए आपको बहुत ज्यादा ताकतवर होने की कोई जरूरत नहीं है। तो हम बिना ताकत और हथियार के कैसे लड़ेंगे गांधी जी? लड़ने की जरूरत है ही नहीं मित्र। जो अन्याय कर रहा है उसको एहसास दिलाना होगा कि वह गलत कर रहा है, वह खुद ही अन्याय करना छोड़ देगा। क्या बोल रहे हैं आप? वो लोग बहुत क्रूर हैं, वे कभी अपनी गलती नहीं मानेंगे। मानेंगे, जरूर मानेंगे। चलो प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। कहाँ चलना है गांधी जी? 3 जगह चलना है। सबसे पहले बिहार का चंपारण शहर चलो। चंपारण में आपका स्वागत है गांधी जी। कैसे हैं आप लोग? यह सारे किसान बहुत दिक्कत में हैं गांधी जी। क्या हो गया मित्र? गांधी जी ने जबरदस्ती इंडिगो, जो कि एक कॉटन है, उसकी खेती करनी पड़ती है, जिसके कारण हमारा खेत बंजर हो जाता है। फिर अगले 2-3 साल तक हमारे खेत में कुछ भी खेती नहीं होती है। तो खेती मत करो उस चीज का। इन्हें अंग्रेज लोग जबरदस्ती खेती करने बोलते हैं। बहुत दिक्कत है यार। फिर उस इंडिगो को अंग्रेज अपने देश यूरोप में बेच देते हैं। इसके बदले इन्हें बहुत कम पैसा मिलता है। तो फिर गांधी जी ने बिहार में सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट किए, यानी बिना लड़े अंग्रेजों को बोले कि किसानों को ज्यादा पैसा दो। तो अंग्रेज मान गए। बिना लड़े झगड़े ही अंग्रेजों ने बात मान लिए। अच्छा काम किए इन्होंने। फिर गांधी जी ने दूसरा सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट किए, खेदा गुजरात में 1917 में, और फिर अहमदाबाद गुजरात में 1918 में। अच्छा काम किए इन्होंने। सरकार, भारत में बहुत फ्रीडम फाइटर्स ऊपर हो रहे हैं। वे लोगों को भड़का भी रहे हैं कि आप गलत आदमी, आपको हटाना होगा। क्या बोल रहे हो तुम? जो सच है मैं वही बोल रहा हूँ सरकार। एक काम करो, जो भी फ्रीडम फाइटर्स या लीडर प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन्हें 2 साल के लिए जेल में डाल दो। 2 साल के बाद ही उनको सबको जेल से निकालेंगे। ठीक है सरकार। गांधी जी, तो देश में इनजस्टिस हो रही है। हमारे फ्रीडम फाइटर को अरेस्ट करके 2 साल के लिए जेल में डाल दिया जा रहा है। इन्हें कोर्ट में पेश भी नहीं किया जा रहा है। बहुत गलत। हम बिना दंगा फसाद के अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाएंगे। हम रैलीज करेंगे, हम स्ट्राइक्स प्रोटेस्ट करेंगे, लेकिन बिना लड़े झगड़े, नॉन वायलेंस तरीके से। नॉन वायलेंस जैसे सत्याग्रह में किए थे। हाँ, इसका नाम रॉलेट एक्ट होगा। गांधी जी ने शांति से प्रोटेस्ट करने लगे, लेकिन अंग्रेजों को डर था कि ये लोग कहीं गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को डैमेज ना करें, अंग्रेजों को तकलीफ ना पहुंचाएं। तो फिर क्या हुआ भाई? अब जो होने वाला है ना, वो बहुत खतरनाक होने वाला है। देखते हुए हिम्मत रखना। कमजोर दिल वाले प्लीज ना देखें इसे। सरकार, बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि हम सबको तकलीफ पहुंचाएंगे। उन सब की इतनी हिम्मत? बहुत हो गया। मार दो सबको। फायर करो, जाओ जाओ, मारो सबको। वे लोग शांति से प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन ये अंग्रेज लोग हम पर फायरिंग कर रही है। हम शांत नहीं रहेंगे, हम लड़ेंगे। सारे लोग भड़क गए, गुस्सा हो गए। गुस्सा हो गए, भड़क गए, सही है, लेकिन आप इसके लिए हिम्मत रखने क्यों बोल रहे थे?
अरे नहीं, अभी बहुत बुरा होने वाला है। जालियांवाला बाग इंसिडेंट होने वाला है। सरकार, हमारी फायरिंग के बाद लोगों को बहुत गुस्सा हो गए हैं। वे इधर उधर तोड़फोड़ कर रहे हैं। अब हम क्या करें? एक काम करो। बोलिए सरकार। मार्शल लॉ इम्प्लीमेंट कर दो, यानी ज्यादा लोग एक साथ इकट्ठे होंगे ना तो उन पर एक्शन लिया जाएगा। एक्शन लिया जाएगा मतलब? छोटी बच्ची हो क्या, समझ में नहीं आता? अरे यदि वे लोग एक साथ इकट्ठा होंगे तो उन सबको हम मार देंगे। अरे अब ज्यादा हो रहा है। ये बेचारे अनपढ़ लोगों को पता भी नहीं कि मार्शल लॉ क्या होता है। अब देखो क्या होता है। सभी जगह मार्शल लॉ लगा हुआ है, लेकिन लोगों को पता ही नहीं है कि मार्शल लॉ क्या होता है। इसलिए वे एक पार्क में इकट्ठा हुए जिसका नाम जालियांवाला पार्क है। यह अमृतसर पंजाब में है दोस्त। मार्शल लॉ मतलब एक साथ ज्यादा लोग एक जगह पर इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। अब क्या होगा भाई? बहुत बुरा। माँ, हम कहाँ जा रहे हैं माँ? बेटी, हम जालियांवाला बाग जा रहे हैं। वहाँ पर बैसाखी का मेला लगा हुआ है। हाँ माँ, मेले में मजा आएगा। बैसाखी का मेला लगा हुआ है, क्यों ना हम मेले के साथ साथ अंग्रेजों का विरोध भी करें? हाँ क्यों नहीं, हम विरोध भी करेंगे। साहब, मार्शल लॉ का कमांड आपको दिया गया है। अच्छी बात है। साहब, बहुत सारे लोग जालियांवाला बाग में प्रोटेस्ट करने गए हैं। क्या मार्शल लॉ लगने के बाद भी वे लोग एक साथ इकट्ठा हुए हैं? मार दो सबको, गोली चलाओ, मारो सबको। ठीक साहब। इन बेचारे लोगों को तो पता भी नहीं है कि मार्शल लॉ क्या होता है। ये तो मेला घूमने आए हैं। माँ, मेला कितना अच्छा है ना? हाँ बेटी। जनरल डायर के लोग इस पार्क का इकलौता गेट को बंद कर देते हैं। इस पार्क में एक ही गेट है दोस्त। फायरिंग करो। माँ, मुझे बचा लो। मैं मेला घूमना चाहती हूँ। मैं खेलना चाहती हूँ। ए देश मेरे, तू हंसते रहे, ये अंग्रेजों का अत्याचार सहते रहे। एक दिन ऐसा आएगा जब हम इन सबको सबक सिखाएंगे, इन लोगों का बदला लेकर दिखाएंगे। ये देश मेरे, तू हंसते रहे। बहुत सारे लोग मारे गए। मेरे दोस्त, भारत को इतनी आसानी से आजादी नहीं मिली। देखते जाइए। बहुत बुरा हुआ भाई, मुझे रोना आ रहा है। जैसे ही लोगों को जालियांवाला बाग इंसिडेंट के बारे में पता चला, लोग बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए। सभी लोग प्रोटेस्ट करने के लिए सड़कों पर उतर गए। अंग्रेज और भारतीय लोग के बीच बहुत बड़ा लड़ाई हुआ। और कर भी क्या सकते हैं भाई हम लोग। इसके बाद खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हुआ, जिसमें मुस्लिम ग्रुप के लोग ब्रिटिशर्स का विरोध करने लगे। मतलब अब सारे लोग अंग्रेज का अपोज कर रहे हैं। अंग्रेज इतने बुरे क्यों हैं? आई हेट देम। अब होगा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, मतलब हिंदू और मुस्लिम सभी लोग मिलकर अब अंग्रेज का साथ नहीं देंगे। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लाने का क्या जरूरत है भाई? गांधी जी एक अपने बुक हिंदी स्वराज में कहे थे कि अंग्रेज इसलिए इंडिया को गुलाम बनाए हैं क्योंकि इंडियन अंग्रेजों का सपोर्ट करते हैं। क्या बोल रहे भाई? भारत के लोग अंग्रेजों का सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं करते हैं। भारत के लोग अंग्रेजों का साथ देते हैं। देखो, अंग्रेज आर्मी बनाता है तो इंडियंस उसमें भर्ती होते हैं। वे इंडियंस के साथ बिजनेस करना चाहते हैं तो इंडियन अंग्रेजों का साथ देते हैं। इंडिगो बेचे थे अंग्रेज को, याद आया? हाँ, ये बात तो सही है। भारत के लोग अनजाने में अंग्रेज का साथ दे रहे हैं भाई। यदि हम अंग्रेजों का साथ देना छोड़ दें तो अंग्रेज अपने आप कमजोर हो जाएंगे। हाँ, ये बात सही है। गांधी जी, हम तो समझ गए हैं कि अंग्रेजों के साथ नहीं देना है, लेकिन यह हम कैसे करें बिना लड़े बिना आंदोलन किए? सबसे पहले जो भी टाइटल्स गवर्नमेंट ने दी है ना, उसे हटा दो। जैसे नाम के बाद टाइटल लगता है ना, देखो रविन्द्रनाथ टैगोर जी को अंग्रेजों ने टाइटल दिया है तो इनको अपना टाइटल हटा देना होगा। हाँ गांधी जी। हम आर्मी, पुलिस, कोर्ट और स्कूल यह सब जगह नहीं जाएंगे जिसको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाई है। हाँ, हम ब्रिटिश गवर्नमेंट का कोई भी चीज यूज नहीं करेंगे। लेकिन गांधी जी, हम तो फॉरेन की बनी सामान को खरीदते हैं।
उसे भी हम नहीं खरीदेंगे। हाँ जरूर। कुछ इंडियन नेता कांग्रेस के गांधी जी का यह नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का अपोज करने लगे क्योंकि उन्हें इलेक्शन लड़नी थी, लेकिन गांधी जी ने बोल दिए थे कि अंग्रेजों का समर्थन नहीं करना है, इसलिए लीडर्स यानी नेता नाराज हो गए हैं। लेकिन भाई नागपुर सेशन 1920 में सभी लोग मान गए हैं कि हाँ हम ब्रिटिशर्स का विरोध करेंगे। अब भारत के सभी लोग जागरूक हो गए हैं। जनवरी 1921 में नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हुआ। मतलब अब लोग कुछ करने वाले हैं भाई। इस आंदोलन में बहुत सारे सोशल ग्रुप के लोगों ने हिस्सा लिया। मतलब दोस्त बहुत सारे जाति धर्म के लोग ने भाग लिया। हेलो रुकिए, आप कहाँ जा रहे हैं? मैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में भाग लेने जा रहा हूँ। मेरी कुछ डिमांड है ब्रिटिश गवर्नमेंट से। आप कहाँ जा रहे हैं? मैं भी यही नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में भाग लेने आ रहा हूँ। मेरी कुछ अलग डिमांड है ब्रिटिश गवर्नमेंट से। तो आप देख सकते हैं इन मूवमेंट में बहुत सारे सोशल ग्रुप के लोगों ने भाग लिया है, लेकिन सभी की डिमांड अलग अलग है। कोई बात नहीं भाई, सभी यूनाइटेड हो गए हैं। अब हम देखते हैं कि मिडिल क्लास लोगों ने क्या किया। क्या किया भाई? वही तो देखने वाले हैं यार। भाई अब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के लिए आप क्या किए? मेरे साथ हजारों स्टूडेंट ने गवर्नमेंट स्कूल और कॉलेज छोड़ दिए। बहुत सारे हेडमास्टर और टीचर ने इस्तीफा दे दिए। वाह क्या बात है सर, क्या बात है। हमसे ही पूछिए। हाँ आप भी बताइए वकील साहब। भारत माता की जय। हम सारे वकील कोर्ट में केस लड़ना बंद कर दिए। अब मजा आएगा ना बिड़ू। सभी लोगों ने विदेशी सामानों का बहिष्कार किया, यानी फॉरेन सामानों को लेने से बॉयकॉट किया। अच्छा काम कर रहे हैं भाई सभी भारत के लोग शराब भी लेना बंद कर दिए। हाँ भाई, नशा मुक्त भारत होगा। अच्छा है। जब लोग फॉरेन कपड़ों का बाइकआउट करने लगे तो सारे कपड़े भारत में बनने लगे, जिसको हम लोग खादी कहते हैं दोस्त। लोग भारत का बना कपड़ा पहनने लगे, जिसमें भारत के लोगों को ज्यादा फायदा हुआ। मेड इन इंडिया क्लॉथ्स, मजा आ गया भाई। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शहरों में धीरे धीरे स्लो होने लगा। क्यों भाई, क्या हो गया? खादी का कपड़ा थोड़ा महंगा होता था, जिसके कारण गरीब लोग इसको नहीं खरीद सकते थे। महंगा होने के कारण लोग ज्यादा समय तक फॉरेन कपड़ों को बाइकआउट नहीं कर पाए। ओह, विदेशी लोग मिल में अपना कपड़ा बनाते हैं, इसलिए सस्ता में बन जाता है। और हमारे पास मिल या इंडस्ट्रीज तो है ही नहीं ना। जितने बच्चे, टीचर्स और लॉयर ने अपना काम छोड़े थे वो वापस स्कूल, कॉलेज और कोर्ट जाने लगे। उन्हें भी तो अपना घर चलाना है ना भाई, पैसे कहाँ से आएंगे? कोई बात नहीं। शहरों से बढ़कर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अब गाँव में भी फैलने लगा। अच्छा है भाई, मैं चाहता हूँ अंग्रेज जल्दी से भारत छोड़कर चले जाएं। अवध एक जगह का नाम है जहाँ पर बाबा रामचंद्र हैं, जो किसानों को उनके अधिकार दिलाने में मदद करते हैं। बाबा रामचंद्र, देखिए ना, तालुकदार और जमींदार हम जैसे छोटे किसानों से अपनी जमीन पर खेती करने के लिए बहुत ज्यादा रेंट ले रहे हैं। ये तालुकदार और जमींदार के पास ज्यादा जमीन है तो ये भाव खा रहे हैं, और छोटे किसान से ज्यादा रेंट ले रहे हैं। हम आवाज उठाएंगे इनके खिलाफ। किसान डिमांड करने लगे कि टैक्स कम किया जाए, जमीन का रेंट कम किया जाए, और जो जमींदार ज्यादा घमंडी है उनका बाइकआउट किया जाए। भाई देख लेना, एक दिन ऐसा आएगा जब भारत आजाद हो जाएगा। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, एक दिन जरूर ऐसा आएगा। आगे बताओ ना भाई, क्या हुआ? हम किसानों पर बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहा है भाइयों। एक काम करते हैं हम लोग आज से अभी से कोई भी जमींदार का कपड़ा नहीं धोएंगे, कोई उनका बाल नहीं काटेगा, सारे सुविधा बंद, बेसिक सर्विसेज बंद। हाँ, ये सही किए आप लोग। कुछ दिनों बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्र ने मिलकर अवध किसान सभा बनाए। इस सभा में क्या हुआ भाई? इस सभा में लोगों को जोड़ा गया ताकि कभी आंदोलन करना पड़े तो काम आएंगे ये सारे लोग। ट्राइबल्स यानी बहुत पिछड़ा जाति के लोग भी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में भाग लिए। ये ट्राइबल्स जंगल में छुप जाते थे और फिर यदि कोई ब्रिटिशर्स वहाँ आता था ना तो उसे ये लोग मार देते थे। क्या दिमाग है। चलो भाई पूछते हैं कि ऐसा क्यों करते हैं। भाई हमें मजबूरी में करना पड़ता है। ये ब्रिटिश गवर्नमेंट है ना, हमें मना कर दिए थे कि हम जंगल नहीं जा सकते हैं,
वहाँ से लकड़ी और फल नहीं ला सकते हैं। अब आप ही बताइए, हम तो आदिवासी हैं, ट्राइबल्स हैं, हम लोग जंगल ही पर पूरा डिपेंडेंट रहते हैं, तो हम क्या करें बताइए। अच्छा किए, मार दो इन ब्रिटिशर्स को। ये सभी ट्राइबल्स को अल्लूरी सीताराम राजू जी गाइड करते थे। ये तो मानते हैं कि इनके पास एक स्पेशल शक्ति है जिनसे ये पता कर सकते हैं कि लोगों की हेल्थ कैसी है। और हाँ भाई, ये बोलते हैं कि मुझे गोली मार दो, मैं मरूंगा नहीं, इनके पास स्पेशल पावर है। हाँ, अल्लूरी सीताराम राजू जी ऐसा कहते थे। अंग्रेजों से लड़ते लड़ते 1924 में अंग्रेजों ने उनको फांसी दे दी। भाई गांधी जी कहते हैं कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में हम अंग्रेजों से बिना लड़े ही आजादी लेंगे, मतलब नॉन वायलेंस तरीके से आजादी लेंगे। लेकिन अभी तक हम पढ़ रहे हैं कि सभी लोग अंग्रेजों से लड़ ही रहे हैं। सभी को लगता है कि शांति से आजादी नहीं मिल सकती है, इसके लिए लड़ना होगा, इसलिए वे गांधी जी की हर बात नहीं माने थे। अरे महात्मा गांधी स्वराज यानी आजादी लेने के लिए बोल रहे हैं, और उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चालू किए हैं जिसमें अंग्रेजों का विरोध करना है। ये सभी मजदूर बहुत ज्यादा दुखी हैं क्योंकि इन्हें असम के एक बाग में मजदूरी करने के लिए रखा गया है। इनको कभी भी इन 4 दीवारों से बाहर नहीं जाने दिया गया है। इनको कभी अपने गांव नहीं जाने दिया गया है। हम इन अंग्रेजों की बात नहीं मानेंगे, हम इन्हें बिना पूछे ही अपना घर चले जाएंगे। चलो चलो मेरे दोस्त साथियों, चलो। हाँ चलो, अब गांधी राज आने वाला है, अब आजाद होने वाले हैं। चलो क्या कर लेंगे अंग्रेज। ये बेचारे भोले भाले लोग इस जगह को छोड़कर चले गए, लेकिन कभी अपने घर नहीं पहुंच पाए क्योंकि ट्रेन चल ही नहीं रही है। पुलिस ने इन सबको पकड़ लिए और इनकी खूब पिटाई की है। हम लोग बार बार देख रहे हैं भाई कि लोग आंदोलन कर रहे हैं और फिर अंग्रेज उनकी पिटाई कर रहे हैं। सेम बात गांधी जी ने भी सोचे और 1922 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट खत्म कर दिए। अच्छा किए भाई, नहीं तो और भी लोग मारे जाएंगे। इनसे मिलिए, इनका नाम मोतीलाल नेहरू है, ये जवाहरलाल नेहरू के पिताजी हैं। देखो गांधी जी ने तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वापस ले लिए, तो हम एक काम करते हैं, हम इलेक्शन लड़ लेते हैं। लेकिन मोतीलाल, इलेक्शन क्यों लड़ना चाहते हो? सीआर दास, हम इलेक्शन लड़के जीत जाएंगे ना तो हम एक ब्रिटिश गवर्नमेंट से डिमांड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग इलेक्शन लड़ने के लिए हम स्वराज पार्टी बनाते हैं। हाँ सही बोल रहे हो तुम, हम स्वराज पार्टी बनाते हैं। ईयर 1926 के पास पूरी दुनिया की इकोनॉमी गिरने लगी, जिसके कारण किसान के उगाए हुए फसल का अच्छी कीमत नहीं मिल रही है। किसान परेशान हैं। अरे भाई, हम इतने मेहनत करके फसल उगाते हैं और ये ब्रिटिशर्स हमें पैसा नहीं दे रहे हैं। ब्रिटेन में जॉन साइमन ने एक ग्रुप बनाया जिसका नाम साइमन कमीशन है। इस ग्रुप में सारे लोग अंग्रेज हैं। तुम सभी लोगों को साइमन कमीशन में पार्टिसिपेट किया गया है। तुम सभी का काम है कि तुम लोग इंडिया जाओ और वहाँ के लोगों को मदद करो कि वे अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना सके। अरे सुनो, ब्रिटिशर्स ने एक ग्रुप बनाया है जिसका नाम साइमन कमीशन है। उसमें सारे लोग ब्रिटिशर्स ही हैं, कोई भी इंडियन नहीं है। बाइकआउट करेंगे। साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन वापस जाओ। इतना सब कुछ होने के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया को मूर्ख बनाने के लिए एक प्रस्ताव दिया। इंडियंस को कह दो हम उन्हें आजादी देंगे, लेकिन उन्हें हमारे अंदर ही रहकर काम करना पड़ेगा। वे अपना मिनिस्टर, पार्टी, सीएम, पीएम सब बना सकते हैं, लेकिन सबसे ऊपर हम ही रहेंगे। ये हम इंडियंस बेवकूफ नहीं हैं। हमें फुल इंडिपेंडेंस चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए। पूरा देश को हम इंडियंस ही चलाएंगे। ए भाई, बता तो ऐसा क्या चीज है जो गरीब और अमीर दोनों लोग यूज करते हैं? ऐसा क्या है गांधी जी? हाँ, नमक एक ऐसा चीज है जिसको गरीब और अमीर सभी लोग इस्तेमाल करते हैं। अब आप क्या करने वाले हैं, क्या सोच रहे हैं गांधी जी? अब पूरे देश को एक करना होगा, सबको आजादी के लिए शांति से आंदोलन करना होगा। तो अब क्या किया जाए बताइए? नमक एक ऐसा चीज है जिसको सब लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट इस चीज पर भी भारी टैक्स लेती है। ये तो बेसिक एसेंशियल चीज है ना, इस पर तो टैक्स नहीं लगनी चाहिए।
हाँ, यह बात तो बिल्कुल सही है। वायसराय इरविन को मैं एक लेटर लिखता हूँ जिसमें उनसे 11 डिमांड करूंगा, जो लोगों की पर्सनल डिमांड होगी। अगर वायसराय इरविन अपने 11 डिमांड को पूरे नहीं किए तो अब क्या करेंगे? 11 मार्च तक अगर मेरी 11 डिमांड पूरी नहीं हुई तो मैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट कर दूंगा। गांधी मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। मैं उसकी एक भी डिमांड पूरी नहीं करने वाला हूँ। ये वायसराय इरविन मेरी बात नहीं माना। मैं डांडी मार्च यानी सॉल्ट मार्च स्टार्ट करता हूँ। गांधी जी 78 वॉलंटियर्स के साथ चलना स्टार्ट कर दिए और 24 दिन तक चलते रहे। 24 दिन में कितना चल गए होंगे भाई ये गांधी जी और 78 वॉलंटियर्स। 24 दिन में सभी लोग 240 माइल्स चल लिए, मतलब 386 किलोमीटर के आसपास। क्या? ओ माय गॉड! लेकिन एक मिनट, सभी लोग क्यों इतना दूर चले भाई? सभी लोग साबरमती आश्रम से डांडी तक चले गए थे। यानी साबरमती आश्रम गांधी जी का आश्रम है और डांडी समुद्र के किनारे एक जगह है जहाँ से नमक निकलती है। वाह क्या बात है! अब आगे जो होने वाला है देखने में मजा आ जाएगा। हम डांडी पहुँच गए। चलो अब समुद्र का पानी उबालो और नमक बनाना स्टार्ट करते हैं हम लोग। गांधी जी सफलतापूर्वक नमक बना ही लेते हैं और फिर वे ब्रिटिशर्स को कहते हैं, देखो हमने नमक बना लिए हैं और किसी से टैक्स भी नहीं लिया। भारत माता की जय, भारत माता की जय, हम लेके रहेंगे आजादी। हजारों लोगों ने नमक का कानून तोड़ा। गवर्नमेंट नमक की फैक्ट्रीज के सामने प्रदर्शन किए। गांधी जी की सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट फैलने लगी। लोगों ने टैक्स देना बंद कर दिए और भी बहुत कुछ किए। भाई लोगों ने इतना प्रोटेस्ट किए तो तब तो ब्रिटिश गवर्नमेंट शांत बैठी थी। बहुत सारे नेता को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अरेस्ट कर लिए, जैसे अब्दुल गफर खान, और महात्मा गांधी को भी अरेस्ट कर लिया गया। महात्मा गांधी और गफर खान को बाहर निकालो, हमें चाहिए आजादी, आजादी, अंग्रेज भारत छोड़ो, भारत छोड़ो। कुछ दिनों बाद महात्मा गांधी और गफर खान को छोड़ दिया गया। इसके बाद मैंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च कर दिया। मैंने सोचा है मूवमेंट शांति से होगी, लेकिन लोगों ने फिर लड़ाई झगड़ा कर लिए। मैं इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को वापस लेता हूँ। लो साइन करो इस पर। गांधी जी ने वायसराय इरविन के समझौते पर साइन करके इस मूवमेंट को खत्म किए। इसको हम गांधी इरविन पैक्ट कहते हैं। गांधी मैं तुमको एक और मौका देता हूँ। दिसंबर 1931 में लंदन में सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होने वाला है। आप वहां आइएगा। हम आपको आजाद कर देंगे, लेकिन सबसे ऊपर हम ही रहेंगे। आप अपना गवर्नमेंट बनाइएगा, लेकिन मैं हेड पोजीशन पर रहूंगा। अच्छा, मैं लंदन आऊंगा। गांधी जी लंदन गए, लेकिन वहां उनका कोई भी बात नहीं माना गया। गांधी जी जब वापस इंडिया आए तब सीन ही पूरा पलट गया। गांधी जी अब्दुल गफर खान और जवाहरलाल नेहरू को और बहुत सारे नेता को गिरफ्तार कर लिए हैं। ये लंदन गए थे ना, इनको बात करना चाहिए कि भगत सिंह की जो फांसी हो रही थी इनको रोक दिया जाए, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किए हैं। इन्होंने गलत किए हैं। मैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट फिर से स्टार्ट करने जा रहा हूँ। हमने पहले देखे थे कि इंडियन कोऑपरेशन मूवमेंट में शहर और गांव के लोग पार्टिसिपेट किए थे और सबका डिमांड अलग अलग था। उसी तरह सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में अलग अलग लोगों ने पार्टिसिपेट किए थे और सबका मोटिव भी अलग अलग है, डिमांड अलग अलग है। हम रिच फार्मर से जमींदार हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट हमसे बहुत ज्यादा पैसे लेती है टैक्स के रूप में। वैसे भी अभी किसानों को अपने फसल का अच्छा दाम नहीं मिल रहा है। हमारी ये सब बात ब्रिटिश गवर्नमेंट नहीं मानी, इसलिए हम इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में भाग ले रहे हैं। सरकार हमसे भी ज्यादा पैसा लेती है, इसको खत्म करना चाहिए। हम छोटे किसान हैं, हमारे पास जमीन नहीं है, इसलिए हम जमींदार से रेंट पर लेते हैं
और हम लोग बहुत महीनों तक इसको रेंट नहीं दिए हैं। हम चाहते हैं कि बकाया जो रेंट है ना हमारा, ब्रिटिश गवर्नमेंट उसको माफ कर दे, लेकिन गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर रही है, इसलिए हम सरकार का विरोध करेंगे। फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद हमने बहुत पैसा कमाया, हमने इंडिया में इंडस्ट्री लगाई, ब्रिटिश गवर्नमेंट हमसे बहुत ज़्यादा टैक्स लेती है। हम चाहते हैं कि टैक्स कम हो और हम चाहते हैं कि विदेश में हमारे प्रोडक्ट जो आते हैं विदेश से उसको सही सलामत आने दिया जाए। ये सब बात ब्रिटिश गवर्नमेंट नहीं मान रही है, इसलिए हम ब्रिटिश गवर्नमेंट का विरोध कर रहे हैं। अरे यार, ये ब्रिटिशर्स भारत को छोड़कर चले जाएंगे तो अच्छा रहेगा और हम और ज्यादा इंडस्ट्रीज लगा पाएंगे और भारत जल्दी ग्रो करेगा। हम लोग इंडस्ट्रियल वर्कर हैं, हम लोग हैं जो इनकी इंडस्ट्री में काम करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी सैलरी बढ़े और हमें थोड़ा कम टाइम काम करना पड़े। हम कुछ वर्कर्स इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में भाग लिए हैं क्योंकि बाकी लोग बहुत दुखी हैं और वे नहीं चाहते हैं कि इंडस्ट्रियल ओनर्स और वर्कर्स एक साथ प्रोटेस्ट करें। हम लोग कुछ ही लोग इस मूवमेंट में भाग लिए हैं क्योंकि हम गांधी जी के आइडियाज पर भरोसा करते हैं। हम इंडिया को आजाद कराना चाहते हैं। ये भारत की महिला है, ये सबसे पहले प्रोटेस्ट कर चुकी हैं, ये नमक भी बना चुकी हैं और जेल भी जा चुकी हैं। इनका मानना है कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में भाग लेना कोई धर्म है, कोई ड्यूटी है इनके हिसाब से। मेरे दोस्त हमने पहले देखा था कि गांधी जी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को फिर से स्टार्ट किए थे, लेकिन वह उतनी सक्सेस नहीं हो पाई। अब हम देखते कि यह मूवमेंट उतनी सक्सेस क्यों नहीं हो पाई। हाँ भाई बताओ। कांग्रेस पार्टी के लोग नहीं चाहते थे कि दलित यानी नीचे जाति के लोग इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में भाग लें, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में ना मैक्सिमम लीडर्स अमीर और ब्राह्मण और ऊंचे जाति के थे। ये तो भेदभाव है ना भाई। लेकिन गांधी जी चाहते थे कि सभी लोग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में भाग लें, चाहे छोटी जाति के हो चाहे बड़ी जाति के हो। गांधी जी छोटी जाति यानी दलित को ना हरिजन कहकर बुलाते थे। इसलिए हो सकता है कि कांग्रेस पूरी तरह से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में साथ ना दे रही हो। यह सबको देखने के बाद दलित डिमांड करने लगे कि उन्हें भी इलेक्शन लड़ना है, उन्हें भी सीट चाहिए ताकि वे लोग सभी के बराबरी में आ सके। सही है भाई, हम भारत को आजाद कराना चाह रहे हैं तो सभी लोगों को बराबर समझना चाहिए, जाति के हिसाब से भेदभाव नहीं होना चाहिए। यह है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। इन्होंने सारे दलित के साथ मिलकर डिप्रेस क्लास एसोसिएशन बनाए हैं, मतलब एक तरह से ग्रुप बनाए हैं। हमारे देश में दलित के साथ बहुत बुरा व्यवहार होता है, तो मैं चाहता हूँ हमें सेपरेट इलेक्टोरेट मिले, मतलब हमें एक जगह रहने के लिए मिल जाए जहाँ सिर्फ दलित रहेंगे। जैसे आज पाकिस्तान है, वैसे B.R. अम्बेडकर जी चाहते थे कि दलित के लिए एक अलग देश बने। यदि तुम लोग ऐसा डिमांड करोगे तो मैं भूखा रहूंगा और मर जाऊंगा। क्यों देश को अलग करना चाहते हो तुम? अच्छा ठीक है गांधी जी, हम अलग देश नहीं बनाएंगे दलित के लिए, लेकिन ये बेचारे लोग को देखिए, इनके साथ भेदभाव होता है, अत्याचार भी होता है। तो तुम क्या चाहते हो अम्बेडकर? हम लोग चाहते हैं कि आप इन दलित को रिजर्वेशन दिलाइए, यानी आरक्षण दिलाइए, जिसके कारण ये डेवलप कर पाए। अच्छा ठीक है, मैं यह बात मान लूंगा। दोनों के बीच पूना पैक्ट साइन हुआ, जिसमें दलित को रिजर्वेशन मिलेगा, इन्हें भी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। अच्छी बात है भाई कि छोटी जाति के लोग को भी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। अभी हम लोग देख लिए कि कांग्रेस पार्टी के ब्राह्मण और दलित एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। फिर देखें कि B.R. अम्बेडकर और गांधी जी अलग अलग सोचते हैं, जिसके कारण सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट उतना सक्सेस नहीं हुआ। लेकिन अब हम देखेंगे कि हिंदू और मुस्लिम कैसे लड़ने लगे। भाई नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में सारे धर्म के लोग एक साथ थे, लेकिन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में हिंदू और मुस्लिम अलग हो गए। हाँ वही देखते हैं, हिंदू अपने आप को मुस्लिम से अलग समझने लगे और मुस्लिम भी अपने आप को हिंदू से अलग समझने लगे, जिसके कारण दंगे फसाद हुए। ये आपस में भी लड़ने लगे। देश को कैसे आजादी मिलेगी यार, बहुत बुरा हुआ भाई। अब देखते हैं, ये है मोहम्मद अली जिन्ना। ये भी चाहते हैं कि इनको सेपरेट इलेक्टोरेट मिले, मतलब मुस्लिम के अलग अलग देश बनाया जाए। भाई मुझे लग रहा है मुस्लिम भारत से अलग होकर पाकिस्तान बना लेंगे। शुरुआत में बहुत बहस हुई, इनको भी कहा गया कि रिजर्वेशन ले लो लेकिन देश मत बनाओ दूसरा, लेकिन ये बात नहीं मान रहे हैं। अब आजादी का समय आने वाला है, इसके लिए पूरे देश के लोगों को एक करना होगा।
सबके अंदर देशभक्ति जगानी होगी। भारत माता की जय, भारत माता की जय। मैंने भारत माता की एक तस्वीर बनाई है, हम भारत को आजाद दिला कर ही रहेंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। मैंने वंदे मातरम भी लिखा हूँ। क्या बात है सर, क्या बात है। भारत के सभी लोग एक हो गए ना, तो हम धरती को भी हिला सकते हैं। ये अंग्रेज क्या हैं? हमें चाहिए आजादी, आजादी। मैंने भी एक तस्वीर बनाई है। ये देवी एक भगवान है। ये हमें शिक्षा, भोजन और कपड़े दे रही है। हमें भारत को आजाद करना होगा। लेके रहेंगे आजादी, आजादी। ये है हमारा झंडा। ये 3 कलर का है, रेड, ग्रीन और येलो। इसके अंदर 8 कमल हैं और चांद भी बना हुआ है, जो बताता है हिंदू और मुस्लिम एक हैं। अब वो दिन दूर नहीं जब ये अंग्रेज को भारत छोड़कर जाना पड़ेगा। भारत आजाद होगा। मैंने भी एक फ्लैग बनाया हूँ। रेड, ग्रीन और व्हाइट कलर का है और बीच में चरखा लगाया हूँ। ये चरखा बताता है कि हमें आत्मनिर्भर रहना चाहिए। वंदे मातरम, वंदे मातरम। आप लोग अभी भी वीडियो देख रहे हैं कि आगे क्या हुआ होगा ना, यह सोच रहे होंगे। यदि भारत के एक आदमी भी चाह लेना तो वह 100 से ज्यादा अंग्रेज को मार सकता है। बुराई का अंत होता है दोस्त एक दिन, और अच्छाई जीतती जरूर है। अंग्रेज सरकार के खिलाफ बढ़ता गुस्सा के कारण लोगों का आजादी आंदोलन में भाग लिए, लड़ाई हुई और आखिर में 15 अगस्त 1947 तक अंग्रेजों को भारत को छोड़कर जाना पड़ा और भारत आजाद हो गया। भारत माता की जय, भारत माता की जय।